हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लाइमेटोलॉजी हम लोगों ने स्टार्ट किया था। क्लाइमेटोलॉजी के कुछ पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला पार्ट आज हम स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है स्टार्ट करने के लिए दैट इज नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल बेसिकली पृथ्वी का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है जो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर लोकेटेड है और यहाँ पृथ्वी के सभी लॉन्गिट्यूडनल लाइन से कन्वर्ज होती हैं। यहाँ की यूनिक बात यह है कि नॉर्थ पोल पर हर डायरेक्शन साउथ में ही जाता है। यानी जब आप बिल्कुल से नॉर्थ पर खड़े हो जाएंगे तो वहां से आप किधर भी चलेंगे तो आप किस तरफ चलेंगे, बिल्कुल साउथ की तरफ चलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप नॉर्थ पोल पर खड़े होकर किसी भी डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं तो आप साउथ की तरफ ही जा रहे होंगे क्योंकि ये पृथ्वी का बिल्कुल नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। नॉर्थ पोल आर्कटिक ओशन के बीच में है और इसके नीचे कोई सॉलिड जमीन नहीं है। ये एक फ्लोटिंग सी आइस पर सिचुएटेड है जो आर्कटिक ओशन के ऊपर तैरती रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे अंटार्कटिका जो एक कॉन्टिनेंट है और जहां आइस के नीचे सॉलिड लैंड है, नॉर्थ पोल के नीचे सिर्फ समुद्र और उसके ऊपर तैरती हुई बर्फ है। इस वजह से यहाँ कोई परमानेंट स्ट्रक्चर्स बनाना मुश्किल है क्योंकि सी आइस हमेशा मूव करती रहती है और स्टेबल। नॉर्थ पोल के नीचे आर्कटिक ओशन की डेप्थ लगभग 13,400 फीट या अगर हम मीटर्स की बात करें तो 4,080 मीटर्स होती है जो काफी गहरा है। एग्जाम्पल के लिए 1958 में यूएसएस नॉटिलस पहली सबमरीन बनी जो नॉर्थ पोल के नीचे से गुजरकर आर्कटिक ओशन के सी बेड का एक्सप्लोरेशन करने में सफल हुई। ये एक्सप्लोरेशन समुद्र के इस ठंडे और रिमोट रीजन का स्टडी करने का एक हिस्टोरिकल इवेंट था। नॉर्थ पोल पर टेम्परेचर विंटर में -34 डिग्री सेल्सियस या अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो -29 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर सकता है, जबकि समर में ये लगभग 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे थोड़े से वार्मर समर टेम्परेचर्स के बावजूद नॉर्थ पोल पूरे साल बर्फ से ढका रहता है। हालांकि गर्मियों में ये बर्फ पतली हो जाती है। ये दिखाता है कि नॉर्थ पोल का एनवायरनमेंट कितना एक्सट्रीम है जहां समर में भी पूरी तरह आइस मेल्ट नहीं होती। नॉर्थ पोल में हर साल 6 महीने लगातार दिन और 6 महीने लगातार रात होती है। मार्च से लेकर सितंबर तक लगातार रोशनी रहती है जिसे मिडनाइट सन कहते हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और सितंबर से लेकर मार्च तक लगातार अंधेरा रहता है जिसे पोलर नाइट के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मिडनाइट सन के दौरान सूरज 24 आवर्स होराइजन के ऊपर रहता है जिससे रात के टाइम भी डे लाइट महसूस होती है। इसके कॉन्ट्रास्ट में पोलर नाइट के दौरान सूरज 6 महीने तक नहीं निकलता जिससे पूरी रात अंधेरा छाया रहता है। नॉर्थ पोल पर कोई परमानेंट ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन गर्मियों के दौरान टेम्पोररी रिसर्च स्टेशंस बनाए जाते हैं बेसिकली केवल और केवल साइंटिफिक स्टडीज के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बार्नियो आइस कैंप एक टेम्पोररी बेस है जो हर साल नॉर्थ पोल के पास आइस पर एस्टैब्लिश किया जाता है और ये रिसर्च और एक्सपेडिशंस के लिए यूज होता है। ये कैंप रिसर्चर्स और एक्सप्लोरर्स को नॉर्थ पोल की यूनिक एनवायरनमेंट को स्टडी करने का एक इम्पोर्टेंट बेस प्रोवाइड करते हैं। नॉर्थ पोल पर कोई ऑफिशियल टाइम जोन नहीं होता क्योंकि इस जगह पर सभी लॉन्गिट्यूड लाइंस कन्वर्ज होती हैं। एग्जाम्पल के लिए नॉर्थ पोल में कोई फिक्स्ड टाइम जोन ना होने की वजह से रिसर्चर्स और विजिटर्स अक्सर यूटीसी यानी कि आपका जो कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम है का यूज करते हैं या अपने होम कंट्री की टाइम जोन को फॉलो करते हैं। इस वजह से टाइम का कॉन्सेप्ट यहाँ फ्लेक्सिबल होता है और लोकल टाइम का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। सेम चीज आपके साउथ पोल पर भी होती है। जब हम साउथ पोल को डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में वहां पर देखेंगे। बट इन दोनों जगह पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर कोई भी फिक्स टाइम जोन नहीं होता। या तो नॉर्मल एक एग्रीमेंट मान लिया जाता है, जैसे साउथ में हम जाते हैं तो न्यूजीलैंड के टाइम जोन को लेके चलते हैं, ठीक है। और नहीं तो फिर हम क्या करते हैं, जहां से हम बिलोंग करते हैं, जैसे अगर कोई इंडिया का रिसर्चर है तो इंडियन टाइम जोन को लेगा, अगर कोई पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान के टाइम जोन को फॉलो करेगा। ठीक है, नॉर्थ पोल के आसपास आर्कटिक रीजन में वाइल्ड लाइफ काफी यूनिक होती है जिसमें आपके पोलर बियर्स, सील्स, आर्कटिक फॉक्सेस और सी बर्ड्स शामिल हैं। एग्जाम्पल के लिए पोलर बियर्स जो आर्कटिक का एक सिंबल माना जाता है अपने शिकार के लिए सी आइस पर डिपेंड करते हैं। खासकर सील्स का शिकार करते हैं जो उनका प्राइमरी फूड सोर्स होता है। नॉर्थ पोल के आसपास के एरियाज में एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट है जो एक्सट्रीम कोल्ड और आइस के साथ अडेप्टेड है। नॉर्थ पोल क्लाइमेट रिसर्च के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जहां साइंटिस्ट्स आर्कटिक आइस कैप के श्रिंक होने को क्लोजली मॉनिटर करते हैं और उसको स्टडी भी करते हैं जो क्लाइमेट चेंज का एक मेजर इंडिकेटर है। एग्जाम्पल के तौर पे आर्कटिक आइस एक अलार्मिंग रेट से कम होती जा रही है और
यहाँ तक कि कुछ साइंटिस्ट का अपना प्रेडिक्शन है कि 2035 तक ग्लोबल वार्मिंग के कारण नॉर्थ पोल गर्मियों में आइस फ्री भी हो सकता है। ये मेल्टिंग आइस फ्यूचर के क्लाइमेट पैटर्न्स पर बहुत बड़ा असर डाल सकती है। कई कंट्री जैसे रशिया, कनाडा और डेनमार्क ने आर्कटिक रीजन में अपने टेरिटोरियल क्लेम्स किए हैं, इस उम्मीद में कि ये रीजन एक पोटेंशियल रिसोर्स जैसे ऑयल और नेचुरल गैस का भंडार हो सकता है। और ये क्लेम करने का फायदा क्या होगा, ताकि अगर कल को ये चीजें मिलती हैं तो वो अपना कंट्रोल बना सके। एग्जाम्पल के तौर पे 2007 में रशिया ने नॉर्थ पोल के सीबेड पर अपना झंडा लगाया था, अपने आर्कटिक रिसोर्सेज पर अधिकार को दिखाने के लिए। ये रीजन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी रखता है, क्योंकि यहाँ का नेचुरल रिसोर्सेज और उन पर कंट्रोल काफी वैल्यूएबल साबित हो सकता है। मेल्टिंग आर्कटिक आइस नए शिपिंग रूट्स के लिए रास्ता खोल रहा है, जैसे नॉर्दर्न सी रूट जो यूरोप और एशिया को आर्कटिक ओशन के रास्ते से डायरेक्टली कनेक्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो शिप्स इस नॉर्दर्न सी रूट का यूज करते हैं वो अपनी जर्नी में कई हफ्ते बचा सकते हैं, क्योंकि ये रूट स्वेज या पैनामा कैनल्स के थ्रू होने वाले लॉन्गर रूट के कंपैरिजन में काफी शॉर्टर है। इसका मतलब है कि शिप्स को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कम समय लगेगा, जो फ्यूल और ऑपरेशनल कॉस्ट को भी कम करेगा। ये नए शिपिंग रूट्स ना सिर्फ ग्लोबल ट्रेड को स्पीड अप कर सकते हैं, बल्कि आर्कटिक रीजन का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी बढ़ा देते हैं, क्योंकि अब ये एक क्रिटिकल एरिया बन जाएगा, खासकर शिपिंग और ट्रेड के लिए। एज डिस्कस्ड इन अवर इंट्रोडक्टरी लेक्चर, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल से अलग होता है। ये पृथ्वी के एक मैग्नेटिक फील्ड के शिफ्ट के कारण समय के साथ मूव करता रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे नॉर्थ मैग्नेटिक पोल अभी साइबेरिया की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है और ये हर साल लगभग 40 किलोमीटर मूव करता है। मैग्नेटिक फील्ड के ये चेंजेस पृथ्वी के कॉम्पसेस और नेविगेशन सिस्टम को भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि कॉम्पसेस मैग्नेटिक नॉर्थ को फॉलो करता है, जो हमेशा जियोग्राफिकल नॉर्थ के साथ अलाइन नहीं होता। इसी वजह से नेविगेशन में एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक नॉर्थ के कांस्टेंट मूवमेंट के कारण एक्यूरेट डायरेक्शन फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नॉर्थ पोल की एक्सप्लोरेशन हिस्ट्री काफी रिच और फैसिनेटिंग भी रही है। अर्ली एक्सपेडिशंस में सबसे पहले जिन्होंने प्रयास किया, जैसे कि आपके ब्रिटिश एडमिरल विलियम पेरी ने किया था 1827 में। उसके बाद 1909 में रॉबर्ट पेरी ने दावा किया कि उन्होंने नॉर्थ पोल पहुंचने का सम्मान प्राप्त किया है, लेकिन उनके इस दावे को लेकर कई विवाद खड़े हुए। लेटर इन 1926 नॉर्वेरियन एक आपके एक्सप्लोरर थे जिनका नाम था रोल्ड एमंडसन। वो पहले व्यक्ति बने जिन्होंने सफलता के साथ नॉर्थ पोल के ऊपर से उड़ान भरी। ये एक्सपेडिशंस आर्कटिक के कठिन और एक्सट्रीम एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयास रहे, जिन्होंने आर्कटिक एक्सप्लोरेशंस में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया और भविष्य की एक्सप्लोरेशंस के लिए मार्ग प्रशस्त किया। नॉर्थ पोल विश्व के वेदर सिस्टम के लिए बहुत ही क्रूशल है, क्योंकि आर्कटिक रीजन में होने वाले परिवर्तन ओशन करंट्स और वेदर पैटर्न्स को दुनिया भर में प्रभावित करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में नॉर्थ पोल की आइस के मेल्ट होने से जेट स्ट्रीम पर असर पड़ रहा है, जिससे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में अनयूजुअल वेदर पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। आर्कटिक रीजन के ये एनवायरमेंटल चेंजेस ग्लोबल क्लाइमेट पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं, जो पूरी दुनिया के वेदर पैटर्न्स को इम्पैक्ट करते हैं। इसका असर विश्व भर के फ्यूचर सीजनल पैटर्न्स पर भी देखने को मिल सकता है। नॉर्थ पोल पर कोई इंडिजिनस लोग नहीं रहते, लेकिन इसके आसपास के आर्कटिक रीजन्स में इन्यूट जैसे ग्रुप्स रहते हैं, जिन्होंने आर्कटिक के कठोर क्लाइमेट के साथ अपनी जिंदगी को अडेप्ट कर लिया है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें तो ग्रीनलैंड और नॉर्दर्न कनाडा के इन्यूट अपने ट्रेडिशनल हंटिंग और फिशिंग प्रैक्टिसेस पर निर्भर करते हैं, जिससे वो इस हार्श एनवायरनमेंट में अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। इन लोगों का जीवन और कल्चर आर्कटिक के कोल्ड कंडीशंस के साथ पूरी तरह से घुला मिला हुआ है, और उन्होंने इस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में अपने जीवन के अनुभव को विकसित भी किया है, जो उनके जिंदा रहने की कला को दिखाता है। सेंटा क्लॉज का मिथ नॉर्थ पोल से जुड़ा हुआ है, और ये ट्रेडिशन 19वीं सेंचुरी में अमेरिकन इलस्ट्रेटर थॉमस नेस्ट के द्वारा प्रचलित किया गया या इसको ज्यादा बढ़ावा दिया गया। सेंटा क्लॉज को नॉर्थ पोल का एक मैजिकल फिगर बनाया गया, जो दुनिया भर के बच्चों को क्रिसमस के दिन गिफ्ट्स देने के लिए जाना जाता है। हालांकि हकीकत हमको भी पता है कितने गिफ्ट्स मिलते हैं। ये कहानी नॉर्थ पोल के पॉपुलर कल्चर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है, और बच्चों के लिए ये एक फैसिनेटिंग और चार्मिंग आइडिया भी है, जिसमें सेंटा क्लॉज अपनी रेंजर स्ले के साथ गिफ्ट्स लेकर आता है। इस ट्रेडिशन ने नॉर्थ पोल को एक मैजिकल और जॉयस जगह के रूप में बच्चों और एडल्ट्स दोनों के बीच फेमस बना दिया है।
पिछले कुछ दशकों में नॉर्थ पोल टूरिज्म में काफी तेजी से वृद्धि देखी गई है, जहां आइस ब्रेकर्स और हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से ब्रीफ समर सीजन के दौरान एक्सपीडिशंस ऑफर किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एडवेंचर ट्रेवलर्स नॉर्थ पोल की एक्सपीडिशंस का हिस्सा बन सकते हैं, जहां वो दुनिया के बिल्कुल टॉप पर खड़े होकर मिडनाइट सन का यूनिक फिनोमेना देख सकते हैं। ये ट्रेवल एक्सपीरियंस उन लोगों के लिए काफी अट्रैक्टिव है जो दुनिया के सबसे रिमोट और एक्सट्रीम जगह पर जाना चाहते हैं और आर्कटिक की रॉ ब्यूटी और एक्सक्लूसिविटी का अनुभव करना चाहते हैं। आर्कटिक काउंसिल उन कंट्रीज का एक ग्रुप है जिनके टेरिटरीज आर्कटिक सर्कल के अंदर आते हैं, और ये काउंसिल आर्कटिक रीजन के फ्यूचर से जुड़े इश्यूज को एड्रेस करने के लिए बनाए गए हैं। इस काउंसिल में कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देश शामिल हैं। आर्कटिक काउंसिल का मेन फोकस क्लाइमेट चेंज के टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स और इंडिजिनस कम्युनिटीज के अधिकारों जैसे क्रिटिकल इश्यूज पर है। ये काउंसिल आर्कटिक रीजन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर भी ध्यान देती है, ताकि आर्कटिक की यूनिक इकोसिस्टम को प्रिजर्व किया जा सके। चलिए, अभी तक हमने बात की नॉर्थ पोल के बारे में, अब हम बात करेंगे साउथ पोल्स के बारे में। साउथ पोल 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर लोकेटेड है, जो पृथ्वी का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है। ये वो पॉइंट है जहां सदर्न हेमिस्फीयर में सभी लॉन्गिट्यूड लाइंस कन्वर्ज होती हैं, सेम जैसे आपके नॉर्थ पोल पर था। एग्जाम्पल के रूप में बिल्कुल नॉर्थ पोल की तरह साउथ पोल पर भी अगर आप किसी भी डायरेक्शन में चलना चाहेंगे तो आप हमेशा नॉर्थ की तरफ ही जा रहे होंगे, क्योंकि ये पृथ्वी का सबसे एक्सट्रीम सदर्न मोस्ट पॉइंट है। साउथ पोल का यूनिक जियोग्राफिक पोजीशन दुनिया की जियोग्राफिकल और साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। साउथ पोल अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर सिचुएटेड है, जो दुनिया का सबसे ठंडा, विंडी और ड्राई कॉन्टिनेंट माना जाता है। अंटार्कटिका पूरी तरह एक मैसिव आइस शीट से ढका हुआ है, जो कुछ जगह पर लगभग 4800 मीटर्स, अगर हम फीट की बात करें तो 15,700 फीट तक थिक हो सकता है। एग्जाम्पल के रूप में नॉर्थ पोल सी आइस के ऊपर लोकेटेड है, लेकिन साउथ पोल सॉलिड ग्राउंड के ऊपर आइस शीट पर सिचुएटेड है, जो इसे नॉर्थ पोल से अलग बनाता है। साउथ पोल का स्टेबल सॉलिड बेस और अंटार्कटिका का एक्सट्रीम क्लाइमेट इस रीजन को दुनिया की सबसे डिफिकल्ट और यूनिक जगहों में से एक बनाता है, जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साउथ पोल की एलिवेशन लगभग 2835 मीटर्स, या अगर मैं फीट की बात करूं 9301 फीट अबव सी लेवल है, जो इसे नॉर्थ पोल के मुकाबले काफी ज्यादा ऊंचाई पर रखती है। एग्जाम्पल के तौर पे ये हाई एलिवेशन साउथ पोल के एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट का एक इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि ये ऊंचाई टेम्परेचर को और भी ज्यादा ड्रॉप कर देती है। इस वजह से साउथ पोल का मौसम और भी एक्सट्रीम हो जाता है, जहां टेम्परेचर्स नॉर्थ पोल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा ठंडे होते हैं। हाई एलिवेशन और अंटार्कटिक आइस शीट दोनों मिलकर साउथ पोल के क्लाइमेट को दुनिया के सबसे कोल्ड एनवायरनमेंट में से एक बना देते हैं। साउथ पोल पर टेम्परेचर्स विंटर में -80 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकते हैं, जबकि समर में ये लगभग -28.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे साउथ पोल नॉर्थ पोल से काफी ज्यादा कोल्ड होता है, क्योंकि ये हायर एलिवेशन पर लोकेटेड है और ये सॉलिड लैंड पर सिचुएटेड है, जबकि नॉर्थ पोल सी आइस के ऊपर है। साउथ पोल का हायर एलिवेशन और लैंड मास, ये दोनों फैक्टर्स मिलकर यहाँ के टेम्परेचर्स को और भी ज्यादा एक्सट्रीम बनाते हैं, जो इसे नॉर्थ पोल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा ठंडा और हार्श बना देता है। As we discussed earlier, many times I think we have discussed कि साउथ पोल में हर साल 6 महीने तक लगातार रोशनी होती है, जिसे मिडनाइट सन कहते हैं, जो लेट सितंबर से लेट मार्च तक चलता है। उसके बाद 6 महीने तक लगातार अंधेरा होता है, जिसे पोलर नाइट के नाम से जाना जाता है, जो लेट मार्च से लेट सितंबर तक चलता है। एग्जाम्पल के तौर पे समर के दौरान साउथ पोल पर सूरज आसमान में सर्कल करता रहता है और कभी भी सेट नहीं होता, यानी दिन भर रोशनी रहती है। वहीं विंटर के दौरान सूरज होराइजन के ऊपर कभी नहीं आता और पूरा दिन अंधेरा रहता है। ये सीजनल चेंजेस साउथ पोल की यूनिक ज्योग्राफिक पोजीशन के कारण होता है, जो पृथ्वी के टिल्ट और रोटेशन के इफेक्ट से जनरेट होता है। ठीक है। साउथ पोल पर एमंडसन स्कॉट साउथ पोल स्टेशन प्राइमरी रिसर्च स्टेशन है, जो 1956 में एस्टैब्लिश किया गया था और तब से कॉन्टिन्यूअसली स्टाफ्ड है। यहाँ रिसर्चर्स एटमॉस्फेयर, आइस और क्लाइमेट के बारे में एक्सटेंसिव रिसर्च करने आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इस स्टेशन का नाम उन दो पहले महान एक्सप्लोरर्स के नाम पर रखा गया है, जो साउथ पोल तक पहुंचे थे। पहले हैं आपके रोल्ड एमंडसन, 1911 में पहुंचे थे, और अगर बात करें रॉबर्ट फाल्कन की, तो ये पहुंचे थे आपके 1912 में। ये स्टेशन अंटार्कटिका के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट को समझने का एक अहम सेंटर है, जहां साल भर साइंटिफिक रिसर्च की जाती है।
इस रिसर्च का फोकस ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम्स, आइस शीट डायनेमिक्स और एटमॉस्फेयर के यूनिक पैटर्न्स को समझने पर होता है, जो दुनिया के क्लाइमेट पैटर्न को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ पोल पर कोई नेटिव पीपल या परमानेंट रेसिडेंट नहीं रहता, लेकिन यहाँ साइंटिस्ट और सपोर्ट स्टाफ टेम्परोरी बेस पर रिसर्च के लिए आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एमंडसन स्कॉट साउथ पोल स्टेशन में विंटर के हार्श महीनों के दौरान लगभग 50 लोग के आसपास रहते हैं, जबकि समर में ये जो संख्या है आपकी 150 तक जा सकती है। यहाँ के एक्सट्रीम कंडीशंस में काम करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है, लेकिन ये साइंटिफिक स्टडीज अंटार्कटिका के एनवायरनमेंट, क्लाइमेट और आइस डायनेमिक्स को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये रिसर्च ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम और फ्यूचर एनवायरनमेंट चेंजेस के लिए वैल्यूएबल इंसाइट भी हमने नॉर्थ पोल के बारे में भी समझा था कि उसका कोई फिक्स्ड टाइम जोन नहीं होता, और मैंने ये भी कहा था जब साउथ की बात करेंगे तो यहाँ पर इसको भी देखेंगे। साउथ पोल का कोई फिक्स्ड टाइम जोन भी नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर रिसर्चर्स न्यूजीलैंड टाइम यानी कि यूटीसी +12 या +13 को फॉलो करते हैं, क्योंकि अंटार्कटिका के लिए फ्लाइट्स क्रिस्टचर्च यानी न्यूजीलैंड से ही निकलती है। एग्जाम्पल के तौर पे साउथ पोल के यूनिक लोकेशन के कारण यहाँ सभी टाइम जोन्स कन्वर्ज हो जाते हैं, इसलिए कोई स्पेसिफिक टाइम जोन असाइन नहीं किया गया है। इसी वजह से यहाँ के रिसर्चर्स अपनी कन्वीनियंस के लिए न्यूजीलैंड टाइम का उपयोग करते हैं, ताकि उनका शेड्यूल और कम्युनिकेशन स्ट्रीमलाइन्ड बना रहे। साउथ पोल को अंटार्कटिक आइस शीट सराउंड करता है, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा सिंगल मास ऑफ आइस है, और ये लगभग 98% अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को कवर भी करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अंटार्कटिक आइस शीट दुनिया का लगभग 70% फ्रेश वाटर स्टोर करता है, जो ग्लोबल सी लेवल्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर ये आइस शीट मेल्ट होती हैं तो ग्लोबल सी लेवल्स में ड्रामेटिक राइज हो सकता है, जो जो बेसिकली दुनिया के कोस्टल एरियाज हैं उनको डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। ये एनवायरमेंटल चेंज कोस्टल सिटीज और लो लाइंग एरियाज में सीवियर फ्लडिंग और डिस्प्लेसमेंट का कारण बन सकता है। इसलिए अंटार्कटिक आइस शीट का प्रिजर्वेशन ग्लोबल क्लाइमेट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्योग्राफिक साउथ पोल फिक्स्ड नहीं होता, क्योंकि अंटार्कटिक आइस शीट की कांस्टेंट मूवमेंट के कारण ये धीरे धीरे शिफ्ट होता रहता है, जैसा कि हमने नॉर्थ पोल के बारे में भी देखा था। एग्जाम्पल के रूप में जहां साउथ पोल लोकेटेड है, वहां आइस शीट हर साल लगभग 10 मीटर यानी 33 फीट मूव करती है। इस कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट के कारण साउथ पोल का मार्कर हर साल रिपोजिशन करना पड़ता है, ताकि ये एग्जैक्ट ज्योग्राफिक पॉइंट को दिखा सके। साउथ पोल की एक्सप्लोरेशन हिस्ट्री भी काफी रिच और एडवेंचरस रही है। पहली एक्सपेडिशन दिसंबर 1911 को में रोल्ड एमंडसन के द्वारा की गई थी, जो साउथ पोल पहुंचने वाले पहले एक्सप्लोरर बने। उनके बाद जनवरी 1912 में रॉबर्ट फॉल्कन स्कॉट की टीम भी साउथ पोल पर पहुंची, लेकिन वापस लौटते वक्त उनका सफर एक ट्रैजिक एंड में बदल गया और उन्होंने अपनी जान गंवा दी। एमंडसन ने अपने एक्सपेडिशंस में स्लेज डॉग्स का उपयोग किया था, जो उनके लिए काफी सक्सेसफुल रहा, लेकिन स्कॉट ने पॉनीज और मोटर स्लेजेस का इस्तेमाल किया, जो फेल हो गया, और इस वजह से उनकी टीम की वापसी का सफर एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी में तब्दील हो गया। ये एक्सप्लोरेशंस हिस्ट्री आर्कटिक के टफ और अनप्रेडिक्टेबल कंडीशंस को हाईलाइट भी करती हैं। साथ ही साथ हमें इन दोनों महान व्यक्तियों की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इनका उसे हमें नहीं भूलना चाहिए। ठीक है। साउथ पोल दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट जगहों में से एक है, जहां साल भर में सिर्फ लगभग 10 मिलीमीटर या 0.4 इंचेस प्रेसिपिटेशन होती है, जो मोस्टली स्नो के रूप में गिरती है। एग्जाम्पल के तौर पे अंटार्कटिका को एक कोल्ड डेजर्ट के रूप में क्लासिफाई किया गया है, क्योंकि यहाँ ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन बिल्कुल ही कम होता है। इस एक्सट्रीम ड्राइनेस के बावजूद ये जगह पूरी तरह आइस शीट से ढकी रहती है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर इतना लो होता है कि जो भी थोड़ा प्रेसिपिटेशन होता है वो आइस या स्नो के रूप में अकुमुलेट हो जाता है। साउथ पोल पर ओजोन होल का साइंटिफिक स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा फोकस होता है, जहां रिसर्चर्स ओजोन लेयर के डिप्लीशन को मॉनिटर भी करते हैं। ओजोन लेयर हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट भी करता है, और इसकी डिप्लीशन दुनिया के हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए एक मेजर कंसर्न भी है। एग्जाम्पल के तौर पे सदर्न हेमिस्फीयर के स्प्रिंग सीजन यानी सितंबर से नवंबर के बीच अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन होल अपनी सबसे बड़ी एक्सटेंट पर पहुंच जाता है। ओजोन लेयर के डिप्लीशन से यूवी रेज ज़्यादा डायरेक्टली पृथ्वी तक पहुंचती हैं, जो स्किन कैंसर, कैटरैक्ट और इकोसिस्टम को डैमेज करने का कारण बन सकती हैं। आगे चल के कुछ स्लाइड के बाद हम इसके बारे में डीप में थोड़ा सा देखेंगे कि जो यूवी रेडिएशंस हैं पर्टिकुलर उनमें से ए, बी, सी या कौन सा ऐसा टाइप है जो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। ठीक है, और उसका इम्पैक्ट क्या होता है, यूपीएससी ने भी ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है। साउथ पोल पर लोकेटेड साउथ पोल टेलीस्कोप जो एमंडसन स्कॉट स्टेशन में है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन को स्टडी करने के लिए उसे यूज किया जाता है।
ये रेडिएशन हमें यूनिवर्स के ओरिजिन्स के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देता है जो बिग बैंग के बाद बची हुई एनर्जी के रूप में है। एग्जाम्पल के तौर पे साउथ पोल का क्लियर स्काइज और मिनिमल एटमॉस्फेरिक इंटरफेरेंस इस जगह को एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च के लिए एक आइडियल लोकेशन बनाता है। यहाँ की एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस और स्टेबल एटमॉस्फेयर की वजह से साइंटिस्ट्स यूनिवर्स के शुरुआत और उसके डेवलपमेंट को समझने के लिए एडवांस्ड स्टडीज करते हैं जो दुनिया की अन्य ऑब्जर्वेशंस में मुश्किल होता है। अंटार्कटिका को अंटार्कटिक ट्रीटी के तहत गवर्न किया जाता है जो 1959 में कई देशों द्वारा साइन की गई थी। ये ट्रीटी अंटार्कटिक को एक साइंटिफिक प्रिजर्व के रूप में स्टैब्लिश करती है जहां मिलिट्री एक्टिविटी को बिल्कुल ही बैन कर दिया गया है और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का प्रमुख सपोर्ट भी इसको प्रोवाइड किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे ये ट्रीटी इंश्योर करती है कि साउथ पोल और पूरे अंटार्कटिक का उपयोग सिर्फ पीसफुल पर्पसेज और साइंटिफिक रिसर्च के लिए ही किया जाएगा। इस ट्रीटी का मेन मकसद अंटार्कटिक को एक्सप्लॉयटेशन और मिलिटराइजेशन से बचाकर रखना है ताकि ये रीजन विश्व के लिए एक अमन और विज्ञान के लिए समर्पित जगह बन सके। इस ट्रीटी के जरिए अंटार्कटिक की नेचुरल एनवायरनमेंट और यूनिक इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने में मदद मिलती है। इसमें कुछ पॉइंट हैं इस ट्रीटी के तहत क्या क्या पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा पीसफुल यूज ओनली। अंटार्कटिक का उपयोग सिर्फ शांति और रिसर्च के लिए किया जा सकता है। दूसरा है हमारा साइंटिफिक कोऑपरेशन। ये देशों के बीच साइंटिफिक कोऑपरेशन को बढ़ावा देता है। तीसरा है हमारे पास नो टेरिटोरियल क्लेम्स। कोई भी देश अंटार्कटिका पर टेरिटोरियल क्लेम्स नहीं कर सकता। चौथा है हमारे पास बैन ऑन न्यूक्लियर ट्रीटी। न्यूक्लियर टेस्टिंग और न्यूक्लियर एक्टिविटी अंटार्कटिक में कंप्लीटली बैन है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है हमारा पांचवा पॉइंट है। अंटार्कटिक के नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना ट्रीटी का मेन। सिक्स्थ है हमारे पास ओपन इंस्पेक्शंस। देश अपने अंदर राष्ट्रीय इंस्पेक्टर्स भेजकर इंश्योर कर सकते हैं कि ट्रीटी का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सेवंथ है हमारे पास अप्लाइज टू द इंटायर कॉन्टिनेंट। ये पूरे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर लागू होता है ना कि उसके किसी एक पार्ट पर। आठवां है हमारे पास नो मिलिट्री पर्सनल और इक्विपमेंट। मिलिट्री पर्सनल या इक्विपमेंट का अंटार्कटिक में होना अलाउड ही नहीं है। ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी आपसे बोला था कि आगे चल के आने वाले स्लाइड में हम लोग यूवी रेडिएशन के बारे में जानेंगे क्योंकि ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल तो नहीं बल्कि बहुत ही फेमस टॉपिक है किसी भी एग्जाम का। यहाँ से क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। तो पहला जो कैटेगराइजेशन है इसका दैट इज यूवीए और इसके अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो दैट इज 320 to 400 नैनोमीटर। यूवीए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का सबसे लंबा वेवलेंथ प्रोड्यूस करता है और ये यूवी रेडिएशन का वो पार्ट है जो पृथ्वी की सरफेस तक सबसे ज्यादा पहुंचता है यानी लगभग 95%। अब अगर ये 95% पहुंचता है तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं होगा। लेकिन ये रेडिएशन अपने नेचर में रिलेटिवली कम हार्मफुल होता है लेकिन इसका लंबे समय तक एक्सपोजर होने पर नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं। यूवीए का असर डायरेक्टली स्किन की डीपर लेयर्स पर होता है। ये सरफेस डैमेज नहीं करता बल्कि स्किन के नीचे टिश्यूज पर असर डालता है। इससे स्किन एजिंग, रिंकल्स और स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है क्योंकि यूवीए सेल्स को डैमेज करता है और टाइम के साथ स्किन को प्रीमैच्योरली ओल्ड बनाता है यानी कि एजिंग की प्रॉब्लम को धीरे धीरे बढ़ावा दे देता है। हालांकि ये यूवीबी जितना अक्यूट सनबर्न नहीं करता लेकिन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर अगर मान के चलो कोई लगातार सन में ही बैठा रहता है, बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो जाता है तो उससे लॉन्ग टर्म डैमेज होता है। इसमें डीएनए डैमेज होने का खतरा कम होता है यानी कि खत्म नहीं है कि डीएनए डैमेज अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कंप्लीटली डीएनए डैमेज करता ही नहीं है तो ये गलत बात होगी। ठीक है, तो बेसिकली इसमें डीएनए डैमेज होने का खतरा कम होता है लेकिन ये आपकी स्किन को धीरे धीरे वीक और प्रोन टू एजिंग बना देता है। ठीक है, अगर बात करें हम यूवीबी की तो इसका जो वेवलेंथ है दैट इज 280 to 320 नैनोमीटर्स। यूवीबी रेडिएशन यूवीए से ज्यादा हार्मफुल होता है लेकिन पृथ्वी की ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के कारण इसका सिर्फ 5% हिस्सा पृथ्वी तक पहुंचता है। यूवी यानी ये 5% ऐसा नहीं है कि कंप्लीट 95 आपका रुक गया है तो 95 वहां से आता है 5 ही आता है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसका 95% एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ऊपर रोक लिया जाता है और यूवीबी का केवल 5% हिस्सा धरती पर आता है। यूवीबी का प्राइमरी असर स्किन के ऊपर लेयर्स पर होता है। ये सनबर्न के कारण बनता है और ये स्किन के डीएनए को डैमेज करता है यानी कि यूवीए स्किन के ऊपर इफेक्ट नहीं डालता बल्कि स्किन के नीचे होने जो आपकी सेल्स हैं उसको डैमेज करता है और यूवीबी डायरेक्टली आपके स्किन के ऊपरी लेयर को बर्न करता है। डीएनए डैमेज होने से स्किन कैंसर का खतरा काफी बढ़ जाता है इसलिए यूवीबी रेडिएशन को स्किन कैंसर का एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर माना जाता है। यूवीबी का असर सिर्फ स्किन तक सीमित नहीं होता, ये आंखों को भी डैमेज कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे
ये कैटरैक्ट्स यानी कि आंखों में जो सफेद मोतिया होता है उसका एक कारण बन सकता है, जिससे आंखों की रोशनी कम हो सकती है। इस रेडिएशन का एक और असर ये है कि ये आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर सकता है, जिससे बॉडी का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म वीक हो जाता है। अगर बात करें हम थर्ड की, जो थर्ड टाइप है इसका, दैट इज यूवीसी, और इसके अगर हम वेवलेंथ की बात करें दैट इज 100 टू 280 नैनोमीटर। यूवीसी रेडिएशन सबसे डेंजरस टाइप का अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है, लेकिन फॉर्चुनेटली सबसे अच्छी बात हमारे लिए ये है कि ये ओजोन लेयर और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के द्वारा पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और पृथ्वी की सरफेस तक नहीं पहुंचता। अगर यूवीसी पृथ्वी तक पहुंचता तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए सीवियर डैमेज का कारण बन सकता है। यूवीसी डायरेक्टली डीएनए म्यूटेशंस और सेल्यूलर डैमेज करता है, जो सेल्स के फंक्शंस को बिगाड़ कर हार्मफुल म्यूटेशंस या सीरियस हेल्थ इश्यूज का कारण बन सकते हैं। इस वजह से यूवीसी पृथ्वी के सरफेस तक ना पहुंचने को एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ के लिए एक मेजर प्रोटेक्टिव फैक्टर माना जाता है। यानी ये ना आए तो ही सही। ठीक है, तो अगर हम इसको समराइज करें, जो हमने 3 टाइप के पढ़े हैं यूवी रेडिएशंस, दैट इज ए, बी एंड सी, इसको अगर हम समराइज करें तो यूवी ए की अगर बात करें सबसे लंबा वेवलेंथ होता है और ये यूवी रेडिएशन का सबसे कम हार्मफुल टाइप माना जाता है। यानी कंप्लीट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हार्मफुल ही नहीं है, कम हार्मफुल है। ठीक है, लेकिन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर से ये स्किन एजिंग और लॉन्ग टर्म डैमेज का एक कारण बन सकता है। अगर बात करें यूवी बी की, तो इसका वेवलेंथ यूवी ए से छोटा होता है, लेकिन ये ज्यादा हार्मफुल होता है। ये सनबर्न, डीएनए डैमेज और स्किन कैंसर का कारण बनता है और इसलिए इससे ज्यादा डेंजरस माना जाता है। अगर बात करें यूवीसी की, तो सबसे छोटा वेवलेंथ और सबसे डेंजरस टाइप का यूवी रेडिएशन होता है ये, लेकिन ये ओजोन लेयर के द्वारा कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर दिया जाता है या ब्लॉक कर दिया जाता है, इसलिए ये पृथ्वी तक पहुंचता ही नहीं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड या मेरिडियन की। लॉन्गिट्यूड एज एन एंगुलर डिस्टेंस। लॉन्गिट्यूड एक जगह का एंगुलर डिस्टेंस होता है जो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट या वेस्ट में होता है। ये एंगल पृथ्वी के सेंटर से मेजर किए जाते हैं और डिग्रीज में एक्सप्रेस किए जाते हैं। लॉन्गिट्यूड को हम अर्थ की किसी भी लोकेशन को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं, इसलिए ये लोकेशन ट्रैकिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑन ग्लोब। ग्लोब पर लॉन्गिट्यूड को सेमी सर्कल के रूप में दिखाया जाता है, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक एक्सटेंड करते हैं। ये मेरिडियंस इक्वेटर को क्रॉस करते हैं और हर जगह इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। इन सेमी सर्कल्स को मेरिडियंस कहते हैं और ये पोल्स को डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। प्राइम मेरिडियन डिसीजन। 1884 में इंटरनेशनल एग्रीमेंट के बाद ये डिसाइड किया गया था कि रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच, जो कि लंदन के आसपास से गुजरने वाला मेरिडियन है, उसे ही प्राइम मेरिडियन के नाम से जाना जाएगा, यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के नाम से जाना जाएगा। इस डिसीजन ने लॉन्गिट्यूड के सिस्टम को स्टैंडर्डाइज करने में मदद की और नेविगेशन और ग्लोबल मैपिंग के लिए एक एसेंशियल रोल प्ले किया। मेरिडियंस रेडिएट ईस्ट एंड वेस्ट। प्राइम मेरिडियन से सभी मेरिडियंस ईस्ट और वेस्ट की तरफ रेडिएट करते हैं, यानी कि 180 डिग्री तक। ये लाइंस अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में लॉन्गिट्यूड पॉजिटिव होता है और वेस्ट में नेगेटिव। इक्वल लेंथ ऑफ मेरिडियंस। लॉन्गिट्यूड के मेरिडियंस अनलाइक लैटिट्यूड के पैरेलल्स सब इक्वल लेंथ के होते हैं। ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक एक ही डिस्टेंस कवर करते हैं, भले ही पैरेलल्स इक्वेटर पर लॉन्गेस्ट होते हैं और पोल्स के पास शॉर्टर, लेकिन लॉन्गिट्यूड के मेरिडियंस हमेशा सेम लेंथ के होते हैं, जो उन्हें यूनिक बनाता है। लॉन्गिट्यूड एंड लोकल टाइम। लॉन्गिट्यूड के मेरिडियंस लोकल टाइम को डिटरमाइन करने में एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं, जो जीएमटी के रिलेशन में मेजर किया जाता है। जीएमटी को दुनिया का स्टैंडर्ड टाइम या वर्ल्ड टाइम भी कहा जाता है। हर लोकेशन का प्राइम टाइम या हर लोकेशन का टाइम प्राइम मेरिडियन से कितने ईस्ट या वेस्ट है इस पर डिपेंड करता है और इसी बेसिस पर लोकल टाइम फिक्स किया जाता है। डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड को डिग्रीज में मेजर किया जाता है, जो प्राइम मेरिडियन से शुरू होकर यानी 0 डिग्री से 180 डिग्री तक ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट तक होता है। एग्जाम्पल के लिए न्यू दिल्ली लगभग 77.1 डिग्री ईस्ट पर लोकेटेड है, जबकि वॉशिंगटन डीसी लगभग 77.0 डिग्री पर 0 डिग्री वेस्ट पर लोकेटेड है। इन दोनों लोकेशंस के लॉन्गिट्यूड के बेस पर इनका लोकल टाइम ग्रीनविच के टाइम से काफी अलग होता है। इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री मेरिडियन के पास लोकेटेड है और ये वो लाइन है जहां कैलेंडर डे चेंज होता है, यानी कि यहाँ पर जो हम कैलेंडर यूज करते हैं यहाँ पर आने के बाद चेंज हो जाता है, यानी जब इसको हम क्रॉस करेंगे तो या तो हम गेन करेंगे या तो हम लॉस करेंगे। ठीक है,
जैसे अगर कोई ट्रैवलर वेस्ट से ईस्ट की तरफ आइडियल को क्रॉस करता है तो एक दिन सब्ट्रैक्ट हो जाता है, और अगर ईस्ट से वेस्ट की तरफ क्रॉस करता है तो एक दिन ऐड हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक ट्रैवलर इंडिया से यूनाइटेड स्टेट्स जाता है तो वो आइडियल को क्रॉस करता है और डेट चेंज का एक्सपीरियंस करता है। ये लाइन दुनिया के कैलेंडर और टाइम कीपिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टाइम जोन्स और डेट्स को ग्लोबली मैनेज करती हैं। लॉन्गिट्यूड ना सिर्फ अर्थ के ज्योग्राफिकल पोजीशनिंग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बल्कि दुनिया भर के टाइम कीपिंग और डेट मैनेजमेंट सिस्टम का बेस भी है, जो ट्रेवल और कम्युनिकेशन को सिंक्रोनाइज करने में मदद करता है। मेरेडियंस एंड सोलर टाइम। लॉन्गिट्यूड एक जगह के लोकल सोलर टाइम को डिफाइन करता है, जिसमें जगह का प्राइम मेरेडियन से पोजीशन कंसीडर किया जाता है। सोलर टाइम सूरज की पोजीशन के आधार पर होता है और ये हर जगह पर अलग होता है डिपेंडिंग ऑन इट्स लॉन्गिट्यूड। एग्जाम्पल के लिए सोलर नून यानी कि ऐसा फिनोमेना जब सूरज अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होता है, लंदन में न्यूयॉर्क से पहले होता है, क्योंकि लंदन प्राइम मेरिडियन के पास है और न्यूयॉर्क वेस्ट में होने के कारण बाद में सोलर नून का एक्सपीरियंस करता है। इस तरह से लॉन्गिट्यूड डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है एक जगह का दिन और रात का टाइम साइकिल। ठीक है। ग्रेट सर्कल्स फॉर नेविगेशन। पृथ्वी पर हर मेरिडियन जब अपने अपोजिट मेरिडियन के साथ मिलता है एक ग्रेट सर्कल बनाता है। ग्रेट सर्कल्स पृथ्वी के सरफेस पर दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो नेविगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रिंसिपल ज्यादा एफिशिएंट ट्रेवल रूट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे न्यूयॉर्क से टोक्यो के बीच की फ्लाइट्स में ग्रेट सर्कल रूट का इस्तेमाल किया जाता है, जो पृथ्वी की कर्वेचर को फॉलो करता है और डिस्टेंस और टाइम दोनों को मिनिमाइज करता है। ये रूट सिर्फ नेविगेशन में नहीं बल्कि मैरीटाइम और एविएशन इंडस्ट्रीज में भी काफी यूजफुल होता है। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम जोन्स। पृथ्वी को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें हर जोन रफली 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करता है। ये टाइम जोन्स पृथ्वी के रोटेशन के बेस पर बने हुए हैं और इनका बेस ग्रीनविच मीन टाइम है। हर टाइम जोन लगभग 1 आवर का डिफरेंस रिप्रेजेंट करता है डिपेंडिंग ऑन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इंडिया की ही बात करें तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जीएमटी से 5 आवर्स 30 मिनट्स आगे है, और ये अप्रॉक्सीमेटली 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के हिसाब से डिसाइड किया गया है। टाइम जोन से पृथ्वी के डिफरेंट रीजन्स के लिए लोकल टाइम को सिंक्रोनाइज करने में मदद करते हैं, जो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, ट्रेवल और ट्रेड के लिए बहुत ही ज्यादा असेंशियल हैं। ये ना केवल पृथ्वी के स्पेशल रिलेशनशिप को डिफाइन करता है बल्कि डेली टाइम मैनेजमेंट और ग्लोबल कोऑर्डिनेशन को भी स्मूथ बनाता है। अर्थ से रोटेशन एंड टाइम। पृथ्वी अपनी एक्सिस पर 360 डिग्री का कंप्लीट रोटेशन 24 आवर्स में कवर करती है। इसका मतलब ये है कि हर 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड के थ्रू मूव करती है, या फिर हम ये कहें कि 1 डिग्री हर 4 मिनट्स में। ठीक है। यह रोटेशन डायरेक्टली टाइम जोन्स और लोकल टाइम को इन्फ्लुएंस भी करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप इंडिया यानी कि अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें 82.5 डिग्री ईस्ट से लंदन ट्रेवल करते हैं तो इंडिया और यूके के बीच का टाइम डिफरेंस 5 आवर्स 30 मिनट्स का होता है। ये डिफरेंस इस वजह से होता है क्योंकि इंडिया ईस्टवर्ड लोकेटेड है और पृथ्वी ईस्टवर्ड रोटेशन के कारण टाइम जोन्स में डिफरेंस क्रिएट होता है। हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड के गैप पर 1 आवर का टाइम डिफरेंस होता है। इस प्रिंसिपल की वजह से अगर आप ईस्ट से वेस्ट ट्रेवल करते हैं तो लोकल टाइम शिफ्ट होता है और ये रोटेशन दुनिया की सभी जगहों की टाइम को सिंक्रोनाइज करने में मदद करता है। अगर बात करें इफेक्ट ऑफ ईस्टवर्ड ट्रेवल, जब आप ईस्टवर्ड ट्रेवल करते हैं तो हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड के लिए लोकल टाइम 1 घंटा आगे बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप इंडिया से जापान ट्रेवल करते हैं तो टाइम डिफरेंस 3 आवर्स 30 मिनट्स के आसपास होगा, क्योंकि जापान इंडिया से और ज्यादा ईस्टवर्ड लोकेटेड है, इसलिए जापान का लोकल टाइम इंडिया के टाइम से 3 आवर्स 30 मिनट्स आगे ही होगा। इफेक्ट ऑफ वेस्टवर्ड ट्रेवल। वेस्टवर्ड ट्रेवल करने पर हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड के लिए लोकल टाइम 1 घंटा पीछे चला जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप इंडिया से जर्मनी जाते हैं तो जर्मनी का टाइम इंडिया के टाइम से 4 आवर्स 30 मिनट्स पीछे होगा, क्योंकि जर्मनी वेस्टवर्ड डायरेक्शन में लोकेटेड है। ठीक है। ये टाइम डिफरेंस पृथ्वी के रोटेशन और लॉन्गिट्यूड पोजीशन के बेस पर होता है। लॉन्गिट्यूड डिटरमाइंस लोकल टाइम। लोकल टाइम एक जगह के लॉन्गिट्यूड के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है, जो प्राइम मेरिडियन के कंपैरिजन में देखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए इंडिया का टाइम यानी कि IST 5 आवर्स 30 मिनट्स GMT से आगे सेट किया गया है, क्योंकि इंडिया का पोजीशन 82.5 डिग्री ईस्ट पर है। वहीं फ्रांस की अगर बात करें तो सिर्फ 1 घंटा GMT से आगे है, क्योंकि उसका लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन के बहुत नजदीक है। ठीक है, यानी कि 2 डिग्री ईस्ट पर है।
टाइम जोन्स इन इंडिया। इंडिया एक सिंगल टाइम जोन का यूज करता है जो 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन पर बेस्ड है। इस टाइम जोन को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, जो जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम से 5 और 30 मिनट्स आगे है। मल्टीपल टाइम्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। चाहे इंडिया ज्योग्राफिकली ईस्टवर्ड डायरेक्शन में काफी वाइड हो, लेकिन पूरे देश में एक ही टाइम जोन फॉलो किया जाता है। एक टाइम जोन फॉलो करने के क्या फायदे हैं, मल्टीपल टाइम जोन फॉलो करने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये भी हम आगे आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप इंडिया को रशिया से कंपेयर करें तो इंडिया एक सिंगल टाइम जोन को फॉलो करता है, जबकि रशिया अपने वास्ट टेरिटरी के कारण 11 टाइम जोन्स को फॉलो करता है। रशिया काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है, जहां अलग अलग रीजन्स अपने लोकल टाइम के हिसाब से डिफरेंट टाइम जोन्स यूज करते हैं, लेकिन इंडिया के लिए यूनिफॉर्म टाइम जोन पूरे देश के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है। और हमारा जो टाइम जोन है, अगेन वी हैव डिस्कस्ड इट मल्टीपल टाइम्स, दैट इज 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है। इस सिस्टम का मतलब है कि चाहे आप इंडिया के किसी भी रीजन में हो, टाइम सेम ही रहेगा, जबकि रशिया जैसे कंट्रीज में जगह के हिसाब से टाइम जोन्स आपका अलग हो जाता है। अगर बात करें हम आईडीएल यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन की, तो इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री मेरिडियन पर लोकेटेड है, और ये वो लाइन है जहां डेट पूरा एक दिन चेंज हो जाता है। ये लाइन दो कॉन्सिक्यूटिव कैलेंडर डेज को अलग करती है। जब आप आइडियल को क्रॉस करते हैं तो आप या तो एक दिन आगे बढ़ते हैं, यानी अगर आप ईस्टवर्ड गए हैं तो एक दिन आपने गेन किया है, अगर आप वेस्टवर्ड गए हैं तो आपने एक दिन लूज किया है। ठीक है। जैसे एग्जांपल भी है हमारे पास ईस्ट टू वेस्ट का। जब एक ट्रेवलर लॉस एंजलिस से व्लादिवोस्तोक की फ्लाइट लेता है तो वो आइडियल को ईस्ट से वेस्ट क्रॉस करता है। इस केस में ट्रेवलर एक दिन गेन करता है। मतलब अगर वो लॉस एंजलिस से मंडे को डिपार्चर करता है तो वो व्लादिवोस्तोक पहुंचने वक्त वहां ट्यूसडे हो चुका होगा। ये इसलिए होता है क्योंकि वेस्टवर्ड ट्रेवल करने पर टाइम जोन्स क्लॉक को आगे पुश करना पड़ता है, यानी ईस्ट से वेस्ट ट्रेवल करने पर। अगर हम बात करें एग्जांपल वेस्ट टू ईस्ट यानी ईस्टवर्ड अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, अगर कोई ट्रेवलर व्लादिवोस्तोक से लॉस एंजलिस ट्रेवल करता है तो वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में आइडियल को क्रॉस करेगा। इस दौरान ट्रेवलर एक दिन का लॉस करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो व्लादिवोस्तोक से मंडे को निकलता है तो लॉस एंजलिस पहुंचते समय वहां अभी संडे ही होगा। ये इसलिए होता है क्योंकि ईस्टवर्ड ट्रेवल करने पर क्लॉक पीछे चली जाती है। ठीक है। एक नोट है छोटा सा यहाँ पर, लेट्स डिस्कस दैट एज वेल। 180 डिग्री मेरिडियन को 180 डिग्री ईस्ट या 180 डिग्री वेस्ट कहा जा सकता है, लेकिन ये एक ही लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर कहा जाए कि अलग अलग लाइन्स हैं तो ऐसा नहीं है, बल्कि हम ये कहेंगे कि ओवरलैपिंग लाइन्स हैं। आइडियल का सिग्निफिकेंस ये है कि ये ग्लोबल टाइम और डेट शिफ्ट्स को मैनेज करता है, खासकर इंटरनेशनल ट्रेवलर्स के लिए, जिससे उनका ट्रेवल टाइम और डेट्स सिंक्रोनाइज हो सके। ठीक है। टाइम गेन एट 180 डिग्री ईस्ट। जब आप ईस्ट वर्ड ट्रेवल करते हैं जैसे इंडिया से, तो टाइम डिफरेंस बढ़ता जाता है, जबकि आप और जब तक आप 180 डिग्री मेरिडियन तक पहुंचते हैं तब तक टाइम जोन जीएमटी से 12 घंटे आगे हो चुका होता है। एग्जाम्पल के लिए न्यूजीलैंड जो लगभग 175 डिग्री ईस्ट पर है, इंडिया के टाइम से 7 घंटे 30 मिनट आगे है। मतलब अगर इंडिया में दोपहर के 12 बजे हैं तो न्यूजीलैंड में ऑलरेडी शाम के 7:30 बज चुके होंगे। ठीक है। टाइम लॉस एट 180 डिग्री वेस्ट। अगर आप वेस्टवर्ड ट्रेवल करते हैं जैसे इंडिया से, तो टाइम डिफरेंस घट जाता है आपका। जब आप 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन तक पहुंचते हैं तब तक टाइम जीएमटी से 12 घंटे पीछे होता है। एग्जांपल के तौर पे अलास्का जो लगभग 150 डिग्री वेस्ट पर लोकेटेड है, इंडिया के टाइम से 14 आवर्स 30 मिनट्स पीछे है। मतलब अगर इंडिया में दोपहर के 12 बजे हैं तो अलास्का में पिछले दिन रात के 9:30 बज रहे होंगे। ठीक है। तो बेसिकली ये एग्जांपल्स दिखाते हैं कि ईस्टवर्ड ट्रेवल करने पर आपका टाइम आगे बढ़ता है और वेस्टवर्ड ट्रेवल करने पर पीछे चला जाता है। 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट के पास पहुंचते वक्त ये डिफरेंस काफी ज्यादा होता है, जो पृथ्वी के रोटेशन और टाइम जोन के हिसाब से चेंज होता है। चलिए अब हम बात करते हैं डे लाइट सेविंग टाइम यानी कि डीएसटी की। बेसिकली ये एक प्रक्रिया है जिसमें गर्मियों के महीने में यूजुअली स्प्रिंग और समर सीजन में क्लॉक्स को 1 घंटा आगे बढ़ा दिया जाता है। इसका मेन मकसद ये होता है कि लोग दिन की नेचुरल रोशनी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकें, खासकर शाम के समय में। जब क्लॉक्स आगे बढ़ाते हैं तो लोगों को 1 घंटा एक्स्ट्रा डे लाइट मिलता है, बेसिकली शाम में, लेकिन इससे 1 घंटा की नींद कम हो जाती है। फिर ऑटम या विंटर के महीनों में क्लॉक्स को वापस स्टैंडर्ड टाइम पर सेट कर दिया जाता है, जिससे लोग अपने नॉर्मल शेड्यूल पर लौट आते हैं। इसका मेन पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ डीएसटी, इसका प्राइमरी गोल एनर्जी कंजम्पशन को कम करना है। जब गर्मियों के दिन लंबे होते हैं तो क्लॉक्स को 1 घंटा आगे बढ़ाने से नेचुरल डे लाइट का ज्यादा अच्छा उपयोग हो सकता है और रात के समय आर्टिफिशियल लाइट्स का उपयोग कम हो जाता है।
इससे बिजली की बचत होती है क्योंकि लोगों को शाम के वक्त लाइट जलाने की जरूरत कम पड़ती है। डीएसटी उन देशों में ज्यादा पॉपुलर है जहां दिन और रात के समय में रोशनी काफी वेरी करती है, जैसे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। लेकिन इंडिया जीएसटी को फॉलो नहीं करता क्योंकि यहाँ गर्मियों और सर्दियों में दिन के समय में डे लाइट के आवर्स में इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता है जितना कि यूरोप या नॉर्थ अमेरिकन जैसे देशों में होता है। ठीक है, इसलिए इंडिया में क्लॉक्स को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स में मार्च के महीने में क्लॉक्स को 1 घंटा आगे बढ़ाया जाता है जिससे डीएसटी स्टार्ट हो जाता है, और फिर नवंबर में क्लॉक्स को वापस 1 घंटा पीछे कर दिया जाता है जिससे डीएसटी खत्म हो जाता है। गर्मियों के महीनों में इस एडजस्टमेंट के बाद शाम के वक्त ज्यादा डे लाइट होती है जिससे लोगों को दिनों के लंबा होने का फायदा मिल जाता है। ठीक है, अगर यूके का एग्जांपल ले हम, तो यूके में समर के दौरान क्लॉक्स को ब्रिटिश समर टाइम यानी कि बीएसटी के लिए एडजस्ट किया जाता है जिससे यूके और इंडिया के बीच का टाइम डिफरेंस रिड्यूस हो जाता है। जब यूके स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करता है तो इंडिया यूके से 5 आवर्स 30 मिनट्स आगे होता है, लेकिन जब वो बीएसटी यानी कि ब्रिटिश समर टाइम को फॉलो करता है तो उस दौरान ये टाइम डिफरेंस घटकर 4 घंटे 30 मिनट तक ही रहता है। ठीक है, ये प्रैक्टिस उन जगहों पर काफी यूजफुल होती है जहां दिन और रात के टाइम में सीजन के हिसाब से ज्यादा फर्क होता है। डीएसटी का फायदा सिर्फ उन्हीं रीजन्स में होगा जहां समर के महीनों में दिन काफी लंबे होते हैं और एनर्जी की बचत काफी इफेक्टिवली हो सकती है। हर देश डीएसटी को नहीं मानता, जैसे कि इंडिया, जहां दिन और रात का बैलेंस रिलेटिवली कॉन्सिस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इंडिया अडॉप्टिंग मल्टीपल टाइम जोन्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मल्टीपल टाइम जोन्स को अडॉप्ट करने के क्या फायदे हैं, क्या उसके नुकसान हैं, ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द टाइम दैट वी आर गोइंग टू हैव अ लुक। अगर बात करें हम डीएसटी के पॉजिटिव एस्पेक्ट की, तो बेसिकली जो पहला पॉइंट है हमारे पास, दैट इज बेटर डे लाइट यूटिलाइजेशन। अगर डीएसटी को इम्प्लीमेंट किया जाए तो ईस्टर्न रीजन जैसे असम और अरुणाचल प्रदेश अपना दिन जल्दी शुरू और जल्दी खत्म कर सकते हैं। ये नेचुरल डे लाइट को बेहतर उपयोग करने में मदद करेगा क्योंकि इन रीजन्स में लोग सुबह जल्दी उठकर दिन भर काफी प्रोडक्टिव हो सकते हैं। इससे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी और दिन की रोशनी का मैक्सिमम यूज हो पाएगा, जो उन रीजन्स के लिए बेनिफिशियल है जहां सुबह बहुत जल्दी रोशनी हो जाती है। जैसे देखो, सूरज हमारा उगता है ईस्ट से, तो ये जो रीजन है जैसे आपके असम हो गए, अरुणाचल प्रदेश हो गए, तो सूरज हमसे थोड़ा सा पहले यहाँ पर उगता है, यानी दिन की शुरुआत यहाँ जल्दी हो जाती है। तो अगर हमारे यहाँ जो वर्किंग आवर है वो 10 बजे है और उनके यहाँ के वर्किंग आवर को थोड़ा सा जल्दी कर दिया जाए, यानी 9 से कर दिया जाए, तो वो जल्दी अपने घर चले जाएंगे, कंपनी जल्दी बंद हो जाएगी, तो लाइट की सेविंग्स भी होगी और एनर्जी की भी सेविंग्स होगी क्योंकि हम दिन के लाइट का ज्यादा उपयोग करेंगे। ठीक है, एनर्जी सेविंग्स, अगर काम के घंटों को डे लाइट के साथ सिंक्रोनाइज किया जाए, खासकर नॉर्दर्न जैसे रीजन्स में, तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में कमी आएगी, लाइटिंग का यूज कम होगा, जिससे साल भर में काफी एनर्जी बचाई जा सकती है। इससे ना सिर्फ एनर्जी की बचत होगी बल्कि कार्बन एमिशन भी कम होंगी, जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा। अगर हम बात करें हेल्थ की, तो बेसिकली इम्प्रूव्ड हेल्थ एंड स्लीप पैटर्न भी आपका बनेगा। भाई एक बात बताओ, एक पर्सन ऐसा है जो 9 बजे काम पे जाता है, शाम को 5 बजे वो आराम से आ जाता है, खा पी के टाइम से सो जाता है। एक पर्सन ऐसा है जो 10 बजे जाता है, रात में 8, साढ़े 8, 9 बजे आता है, तो उसका फर्क तो पड़ेगा हेल्थ और स्लीप पैटर्न पर। ठीक है, तो बेसिकली डेली शेड्यूल को नेचुरल डे लाइट के साथ अलाइन करने से लोगों की स्लीप पैटर्न्स में इंप्रूवमेंट होगा, खासकर उन रीजन्स में जहां अभी लोग ज्यादा देर तक जागते हैं। अगर लोग अपना दिन जल्दी शुरू करते हैं और शाम को जल्दी सोएं तो उनका ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग इंप्रूव होगा। ये उन रीजन्स में स्लीप क्वालिटी और हेल्थ के लिए फायदेमंद होगा जहां दिन की रोशनी का अलाइनमेंट काफी अलग है। ठीक है, एनहांस्ड इंटरनेशनल बिजनेस कोऑर्डिनेशन, अगर अलग टाइम जोन्स को इम्प्लीमेंट किया जाए तो इंटरनेशनल बिजनेसेस ऑपरेशन ज्यादा स्मूथ हो जाएंगी क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स के साथ बेहतर अलाइनमेंट होगा। इससे ट्रेड और फाइनेंशियल ऑपरेशंस में डिलेस कम हो जाएंगे। मल्टीपल टाइम जोन्स होने से ग्लोबल बिजनेसेस का कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा और इंडिया का कनेक्शन इंटरनेशनल मार्केट के साथ ज्यादा एफिशिएंट बनेगा। तो बेसिकली ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं जो दिखाते हैं कि डीएसटी और मल्टीपल टाइम जोन्स का उपयोग कैसे दिन की रोशनी, एनर्जी कंजम्पशन, हेल्थ और ग्लोबल बिजनेसेस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, खासकर उन रीजन्स के लिए जहां टाइम और रोशनी का अलाइनमेंट काफी अलग होता है। अगर बात करें हम इसके नेगेटिव एस्पेक्ट की, तो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस, पहला क्या है हमारे पास पॉइंट, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस। अगर डीएसटी या मल्टीपल टाइम जोन्स को इम्प्लीमेंट किया जाए तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जैसे रेलवेज और एयरलाइंस को कोऑर्डिनेट करना काफी चैलेंजिंग हो सकता है। जैसे अगर मान के चलो, दिल्ली से कोई ट्रेन निकल रही है 9 बजे,
ठीक है? और असम जा रही है, असम का टाइम हमने 1 घंटा पहले सेट कर रखा है। तो बेसिकली जो ट्रेन पहुँचने का टाइम होगा, ट्रेन का ट्रैवल करने का टाइम लेट्स से एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि 24 घंटे है। तो बेसिकली आप देखो कि 24 घंटे के हिसाब से तो 9 बजे पहुँचना चाहिए, लेकिन पहुँचेगी 8 ही बजे। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है, इसको मैच करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? शेड्यूलिंग में कन्फ्यूज़न और एरर्स होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। अलग टाइम ज़ोन्स हर रीजन का अलग टाइम होने से ये सिस्टम के लिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है, जिससे ट्रेन्स, फ्लाइट्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सही टाइम पर मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। पॉलिटिकल एंड सोशल डिसरप्शन। मल्टीपल टाइम जोन्स को इंट्रोड्यूस करना पॉलिटिकल और सोशल लेवल पर कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। रीजन्स के बीच कोऑर्डिनेशन का कम हो सकता है, जिससे कम्युनिकेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज इम्पैक्ट हो सकती हैं। ये खासकर ट्रेवलर्स के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, जो डिफरेंट रीजन्स में ट्रैवल करते हैं और उन्हें हर टाइम जोन का समय समझने में दिक्कत आ सकती है। इससे ओरिजिनल कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन में चैलेंजेस आ सकते हैं। ठीक है। डिसरप्शन इन रूरल एरियाज। गांव और रूरल एरियाज में जो लोग फार्मिंग या रूरल वर्क करते हैं, उनका काम सूरज के निकलने और ढलने पर डिपेंड करता है। डीएसटी या मल्टीपल टाइम जोन्स डीएसटी या मल्टीपल टाइम जोन्स का इम्प्लीमेंटेशन उनके डेली वर्क साइकिल को डिसरप्ट कर सकता है, क्योंकि उनका रूटीन नेचुरल डे लाइट के साथ सिंक्रोनाइजेशन में होता है। अगर उन्हें नए टाइम जोन के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, तो ये उनके नेचुरल वर्क साइकिल में दिक्कत पैदा कर सकता है और प्रोडक्टिविटी भी इम्पैक्ट हो सकती है। तो बेसिकली ये जो नेगेटिव एस्पेक्ट हैं, वो ये दिखाते हैं कि डीएसटी या मल्टीपल टाइम जोन्स को इम्प्लीमेंट करने से प्रैक्टिकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, जो लॉजिस्टिकली, पॉलिटिकली और सोशल कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं, खासकर उन एरियाज में जहां लोगों का काम नेचुरल डे लाइट के साइकिल पर डिपेंड करता है। लास्ट में हमारे पास एक समरी दी गई है, जैसे लैटिट्यूड वर्सेस लॉन्गिट्यूड की। तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, जो चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं, उन्हीं को समराइज करके एक जगह पर दे दिया गया है। तो बेसिकली यू कैन हैव अ लुक, और अगर कुछ डाउट आता है, यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस। ठीक है, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लवली वीडियो। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।